अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अरतुल साहब गंदोगदो और बाकी सिपाही कबीले में वापस पहुंच गए थे, जबकि बेबौलत की लाश उमर कबीले में पहुंचा दी गई थी। इस किस्त के आगाज़ में एक गार का मंजर सामने आता है, जिसके अंदर आरिक बुका उलागू खान की तरफ एक खत लिख रहा था, जिसमें वो लिखता है, उस खुफिया संदूक को छीनने वाला, के काउस को भगाने वाला और कमांडर अलिंजा को मारने वाला काइल कबीले का सरदार अरतुल है। उसने अनातोलिया में हमारे सबसे अहम आदमी अलबास्ती को मार दिया है और अब वो बरके खान के साथ इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ बगावत का मंसूबा बना रहा है। अगर हमने अरतुल और पूरे काई कबीले पर तलवार न चलाई तो वो अनातोलिया में एक बहुत बड़ी मज़ाहमत शुरू करवा देगा। इन वजूहात को देखते हुए खान से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी फ़ौजें यहाँ भेज दें। इसके बाद आरिक बुका खत पर मोहर लगाकर कासिद के हवाले कर देता है। कासिद बाहर निकल जाता है। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल होता है। आरिक बुका कहता है, आओ तैमोगे, क्या वो छोटी रीछनी गुस्से में जल रही है? तैमोगे कहता है, हाँ, वो इंतकाम के शोलों में जल रही है, उसे सिर्फ एक सहारे की ज़रूरत है। आरिक बुका हंसते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे अब्बा अजदाद कहते थे कि एक धोखेबाज औरत जैसी तबाही कोई नहीं ला सकता और उसकी तबाही को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। वो इंतकाम की आग में जल रही है। मैं उससे बात करूंगा ताकि वो आग उमर कबीले में फैल जाए और फिर वो आग काई कबीले को भी अपनी लपेट में ले ले। दूसरी तरफ जंगल में अरतुल साहब बामसी को एक खत देते हुए कहते हैं, इसमें तमाम मालूमात मौजूद हैं कि मंगोल जासूस कौन से मेहमान खाने में इकट्ठे होते हैं और फिर मालूमात आगे कैसे लेकर जाते हैं। तुम उस तरफ रवाना हो जाओ। बामसी पूछता है, क्या मैं सिपाहियों को भी साथ ले जाऊँ सरदार? अरतुल साहब कहते हैं, सिपाहियों को नहीं ले जा सकते, तुम सिर्फ गुनकोत और गुंदुस को साथ ले जाओ और बेस बदल कर जाना। अगर ज़रूरत पड़े तो हर चीज़ उल्ट देना, लेकिन उस मालूमात के बगैर वापस मत आना बामसी। बामसी कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अरतुल साहब कहते हैं, कल मैं बरके खान से मिलने के लिए रवाना हो जाऊंगा। मलिक शाह, तुम उमर कबीले जाकर रेल बिल्के खातून को कहो कि वो हमारे कबीले में आकर इंतज़ार करें। मैं उनसे कुछ अहम मामलात के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर मलिक शाह रवाना हो जाता है। इसके बाद मलिक शाह उमर कबीले में पहुँच जाता है और रेल बिल्के को बताता है कि अरतुल साहब ने आपको अपने कबीले में आने की दावत दी है। यह कहकर मलिक शाह वापस चला जाता है। सिरमा कहती है, लाजमी अरतुल साहब शादी के बारे में बात करना चाहते होंगे, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ये बिल्के कहती है, अभी नहीं सिरमा, इससे पहले हमें कुछ अहम जिम्मेदारियां मुकम्मल करनी होगी। सिरमा कहती है, क्या मतलब है आपका बाजी? ये बिल्के कहती है, जब मैं शादी करके काई कबीले चली जाऊंगी तो उमर कबीले का सरदार कौन होगा, इसलिए शादी से पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी किसी और के हवाले करनी होगी। दूसरी तरफ अरतुल साहब वापस काई कबीले में पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो गंदोगदो को बताते हैं कि बरके खान ने जो सोना हमारी तरफ भेजा है वो बिजांतीन वाली सरहद के रास्ते आ रहा है, लेकिन वो खतरे में है क्योंकि बरके खान के करीब एक मंगोल जासूस है। उस जासूस ने मंगोलों को बता दिया होगा कि सोना आ रहा है, इसलिए मंगोल जाल बिछा सकते हैं। आप मुहतात रहना। गंदोगदो कहता है, ठीक है भाई, आप फिक्र मत करो, हम एहतियाती तदाबीर ले लेंगे। फिर अरतुल साहब एक मोहर निकाल कर कहते हैं, यह बरके खान के साथ राब्ते की खुसूसी मोहर है। सोना लाने वाले आदमी ये मोहर देखेंगे और समझ जाएंगे। वो सोना हमारे लिए बहुत अहम है भाई। उस सोना से हम तुर्क कबीलों के लिए घोड़े, हथियार और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे। गंदोगदो कहता है, मैं सब जानता हूँ भाई, आप फिक्र मत करो। अरतुल साहब कहते हैं, कल मैं बरके खान से मुलाकात के लिए रवाना हो जाऊँगा। हमारे सामने एक आखिरी और सख्त तरीन रास्ता है, जिसके बाद हम जंग की रोशनी जलाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में आरिक बुका एक जगह बैठ कर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिरमा वहाँ पहुँच जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। आरिक बुका कहता है, मुझे पता चला है कि तुम अपने भाई के लिए इंतकाम की आग में जल रही हो। सिरमा कहती है, जैसे आग को भड़कने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मुझे इंतकाम की ज़रूरत है। मेरे दिल को सिर्फ इंतकाम से सुकून मिल सकता है। आरिक बुका कहता है, मैं तुम्हें इंतकाम का मौका दूंगा, तुम फिक्र मत करो। सिरमा कहती है, यह हम कैसे करेंगे? अरतुल ने पूरे इलाके को कंट्रोल किया हुआ है और उसने अपने तमाम दुश्मनों के हाथ बांध दिए हैं। आरिक बुका कहता है, अरतुल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हर कोई देख लेगा कि मंगोल कितने ताकतवर हैं। सिरमा कहती है, हमारे कबीले में बहुत जल्द एक जिरगा मुनक्कद होने वाला है। अगर नया सरदार हमारी मर्जी का मुंतखब हो गया तो हम जो चाहे कर सकेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हर कोई मेरी बहन की अतात करता है। मेरे भाई के वफादार आदमी ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे जगाना है। आरिक बुका पूछता है, कैसे? सिरमा कहती है, सोने से। यह सुनकर आरिक बुका कह के मारकर हंसने लगता है और फिर कहता है, तुम वाकई अलबास्ती की बहन हो, तुम जानती हो कि हर चीज़ और हर इंसान की एक कीमत होती है। फिर आरिक बुका अपने आदमी को कहता है, तैमोगे, फ़ौरन सोने का एक संदूक तैयार करो। यह सुनकर तैमोगे रवाना हो जाता है। फिर आरिक बुका कहता है, तुम अपना काम जारी रखो, मंगोलों की पूरी मदद तुम्हारे साथ होगी। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। बामसी, गुंदोज और गुनकुत बेस बदल कर वहाँ पहुँच गए थे। इसी दौरान एक आदमी लोगों को खाना खिला रहा था। उसे देखकर गुंदुज कहता है, लाजमी ये मंगोल जासूस है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी खाना लेकर बामसी और गुंदुज की मेज़ पर आता है। बामसी कहता है, माशाल्लाह, खाना बहुत शानदार लग रहा है।
आदमी कहता है, मैंने आपके लिए एक शानदार कमरा भी तैयार किया है, खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बामसी उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो आदमी पीछे मुड़ता है तो इतने में आरिक बुका का एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है और उसे इशारा करता है, जिसके बाद वो आदमी उसके पीछे चल पड़ता है। इतने में बामसी भी गुनकुत को इशारा करता है। इसके बाद गुनकुत उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। बामसी कहता है, वो जासूस किसी के पीछे गया है गुंदुजल्फ। गुंदुज कहता है, वो कोई खुफिया बातचीत करेंगे, वो आने वाला आदमी आरिक बुका का हो सकता है। बामसी कहता है, चलो फिर उनके पीछे चलते हैं। यह कहकर वो दोनों भी उठ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में शाम का खाना शुरू हो चुका था। इल्बिलगे भी वहाँ मौजूद थी। खाने के दौरान आयमा खातून कहती हैं, एक लंबे अरसे के बाद मैंने एक उम्दा दस्तरख्वान देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं। इल्बिलगे कहती है, अल्लाह आपको कई और साल नसीब फरमाए हायमा वालिदा, और आप इस तरह के बहुत से मज़ीद खानों से लुत्फ़अंदोज़ हों। अरतुल साहब कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इस खैमे में मज़ीद खुशियाँ आएंगी। मैंने एक वादा किया था, अब उसे पूरा करने का सही वक्त आ गया है। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं, अब मज़ीद इसका इंतज़ार करने की कोई वजह नहीं है। अब से इल्बिलगे खातून हमारे कबीले की खातून होगी। इल्बिलगे कहती है, सुलेमान शाह की मिरास में शामिल होना और अरतुल साहब जैसे आदमी के साथ शादी करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फिर गुंदोगदो भी उन दोनों को नेक ख्वाहिशात देता है। सलजान कहती है, इल्बिलगे खातून, आप अरतुल साहब के खैमे में सूरज की तरह चमकेंगी। हम औरतों को आगाह करते हैं कि वो फ़ौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अरतुल साहब कहते हैं, अभी मैं एक अहम जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने के बाद तैयारियां शुरू करना सलजान भाभी। आयमा खातून कहती हैं, तुम जल्द से जल्द वापस आना बेटे, ताकि हम तैयारियां शुरू कर सकें। दूसरी तरफ मेहमान खाने में दो मंगोल एक तरफ जा रहे थे, जबकि गुनकुत उनके पीछे था। बामसी और गुंदुज भी पीछे आ रहे थे। इस तरह वो तीनों उस कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं जिसमें मंगोल दाखिल हुए थे। बामसी कहता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, लाजमी वो कोई साजिश कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वो कमरे में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। यह देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं। फिर बामसी दीवारों को चेक करने लगता है। गुनगुत पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं कमांडर बामसी? बामसी कहता है, लाजमी इन दीवारों में कोई खुफिया रास्ता होगा। इतने में बामसी को एक मुख्तलिफ लालटेन नज़र आ जाती है, तो वो फ़ौरन उस तरफ बढ़ता है। इस तरह वो तीनों उस खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर एक आदमी कह रहा था, फ़ौरन ये खातू लागू खान की तरफ ले जाओ, ये आरिक बुका का हुक्म है। दूसरा आदमी कहता है, मैं सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगा, तुम जाकर कुछ खा पी लो और आराम कर लो। इतने में बामसी और उसके साथी हमला कर देते हैं। इस तरह वो तीनों को मार देते हैं और आरिक बुका वाला ख़त हासिल कर लेते हैं। बामसी कहता है, यही वो मालूमात थी जो वो लागू खान की तरफ भेजने वाले थे, चलो अभी वापस चलते हैं, इससे पहले कि हमारा खाना ठंडा हो जाए। यह कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब काई कबीले में अरतुल साहब कह रहे थे, इस जिम्मेदारी से वापस आकर हम शादी कर लेंगे इल्बिलगे खातून, लेकिन उससे पहले आपको सरदारी का ओहदा किसी और के हवाले करना होगा। इल्बिलगे कहती है, मैंने भी ये सोचा है अरतुल साहब, मैं ये ओहदा किसी मुनासिब आदमी के हवाले करूँगी। अरतुल साहब कहते हैं, लेकिन आपको मुहतात रहना होगा इल्बिलगे खातून, आरिक बुका का खतरा अभी टला नहीं है। मंगोल इस इलाके में आदमियों को खरीद कर अपनी हुक्मरानी कायम रख सकते हैं। सिरमा खातून के बारे में क्या ख्याल है? इल्बिलगे कहती है, मैंने उससे बात की थी, वो मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं करेगी, वो जानती है कि मैं उसकी गलती को माफ़ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा ने एक आदमी को अपने खेमे में बुलाया हुआ था और उसे कह रही थी, आप जानते हो मेरी बहन शादी करके जल्द काई कबीले चली जाएगी, इसलिए सरदारी के लिए जल्द एक जिरगा मुनक्किद होगा। चूँकि आप बेबौलत भाई के साथ वफादार थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप सरदार वाली सीट किसी और के पास नहीं जाने देंगे। आदमी कहता है, बेबौलत साहब की मौत ने हम सब को गमगीन कर दिया, लेकिन हकीकत वाज़ेह है, इल्बिलगे खातून जिस आदमी की मदद करेंगी उससे जीतने का हमारे पास कोई मौका नहीं है। सिरमा कहती है, आप तो बहुत जल्द हार मान गए तास्कुन साहब, लगता है अरतुल ने तुम सब का एतमाद तबाह कर दिया है। मेरे बेचारे भाई ने उन लोगों पर एतमाद किया जो उसका इंतकाम भी नहीं ले सकते। तास्कुन बे कहता है, अगर आप अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हैं तो फिर मुझे बताएं कि मैं जिरगे के आदमियों की वफादारी का मजबूत ताला कैसे तोड़ सकता हूँ। यह सुनकर सिरमा एक तरफ चली जाती है और सोने के सिक्कों वाला एक संदूक खोल देती है। फिर सिरमा कहती है, मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो बहुत से दरवाज़ों को बंद और बहुत से दरवाज़ों को खोल सकती है।
यह देखकर तास्कुन पे मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, इससे जिरगे के आदमी तो रजामंद हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी रजामंद नहीं हुआ। सरदार वाली सीट एक जलती हुई सीट है, मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगा, मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। सिरमा आगे आकर कहती है, क्या मेरा दिल तुम्हें वो सुकून दे सकेगा? मैं जानती हूँ कि कई सालों से तुम्हारी मुझ पर नज़र है, लेकिन तुम्हें मेरा हाथ मांगने की जरूरत नहीं हुई। अब तुम्हारे पास मौका है, पहले सरदार वाली सीट हासिल करो और फिर मुझे हासिल कर लो।